आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं रोज की तरीके से इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं और पहले तीनों सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं। पहला, राम मंदिर में चोरी के दोषी कौन, किसने आखिर भगवान के घर में चोरी की और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ चोरी की, बल्कि ऐसा कहना चाहिए, और ये कितने करोड़ों का मामला है, इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या जो ट्रस्ट जो भी कुछ कह रहा है या ट्रस्ट के अंदर भी अगर कोई लोग शामिल हैं तो जो जांच जैसी अभी तक बताई जा रही है कि होगी, क्या वो दोषियों तक पहुंच पाएगी, ये सारी बातें करेंगे। इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, उसकी बात होगी। दूसरा, आपने देखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने एक ऐसी पार्टी में जाकर के मर्जर कर दिया जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था, एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये पूरा ऑपरेशन कब से दिमाग में था, ये पार्टी क्यों, यही पार्टी क्यों ढूंढी गई, इन लोगों ने पार्टी ऐसी छोटी पार्टी में मर्जर क्यों चुना, सीधे टीएमसी को क्लेम क्यों नहीं किया जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया या अजीत पवार ने एनसीपी के साथ किया, इस रास्ते क्यों चला गया, ये हमारी दूसरी खबर होगी। और तीसरा, आज ट्रंप ने युद्ध बंदी का ऐलान कर दिया और ये कहा कि समझौता हो गया है ईरान के साथ, और इस पर अगले 2-4 दिनों के अंदर उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। हम ये समझना चाहते हैं आज कि इसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा था वो रिवर्स होने में कितना वक्त लगेगा, यानी चीज़ें फिर से एक बार नॉर्मल होने में कितना वक्त अभी भी लगेगा अगर ये फ्राइडे को समझौता हो भी जाता है तो। और दूसरा, इस सब के बीच में ही जब ये साइनिंग होगी उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात भी होने जा रही है, उससे क्या एक्सपेक्ट करें। तो ये हमारे आज के 3 बड़े विषय हैं। मैं पहले राम मंदिर में चोरी वाली बात से शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, जहां क्रेडिट है वहां पर हमको देना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह बात उठाई देवेंद्र, सबसे पहले पब्लिक नॉलेज में इस बात को अखिलेश यादव लेकर के आए और अचानक ये बात रिवील नहीं की गई कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन बाद में सरकार ने खुद इसमें जांच कमेटी, एक एसआईटी बिठाई हुई है, वो इसकी जांच कर रही है। लेकिन लोगों को ठेस पहुंची है। लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि राम मंदिर, जिसको इतने मनोभाव से लोगों ने इतने प्रेम के साथ बनते देखा, फिर उस जिस तरीके से वहां पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, ऐसा लगा कि हर आदमी के घर में चोरी हो गई। तो ये मुद्दा लोगों के बीच में कितना बड़ा बना हुआ फिलहाल? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है सौरभ, और यही वजह थी जिसके चलते शुरू में जब ये बात ट्रस्ट के लोगों को ये जानकारी मिली तो वहाँ पर सौरभ एक भ्रम ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि एक तरफ कठोर कानूनी कार्रवाई करनी है ऐसे शर्मनाक कृत्य के लिए, अपराध के लिए, दूसरी तरफ ये ध्यान भी रखने की कोशिश ये थी कि एक पक्ष ऐसा था जो ये ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये सब कुछ बहुत पब्लिक डोमेन में किया जाए तो लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचेगी बहुत ज़्यादा। वो खुद सदमे में थे वो लोग, और लोगों की भी चिंता करनी लाजमी तौर पर समझा जा सकता है कि एक एम्बेरसमेंट था कि ये कैसे हो गया। लेकिन इसको थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में सौरभ आप समझें कि ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में चोरी का ये कोई पहला मामला हो, ठीक। दूसरी चीज़ कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ उसकी एक आशंका रहती ही रहती है किसी भी सिस्टम में। आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप उसको फुल प्रूफ सिस्टम बनाओ। जैसे बाकी धर्मों की तुलना में इसको अलग देखें तो जैसे चाहे इस्लाम की बात कर लें या क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, वहाँ इस तरह की परंपरा नहीं होती कि आप जाते हैं और कैश चढ़ाते हैं, बहुमूल्य धातुएं देते हैं, तो वहाँ पर चोरी की आशंका उस रूप में नहीं दिखेगी। लेकिन जो उनका वक्फ होता है, कोई भी पब्लिक कॉज के लिए होता है, उसकी क्या स्थिति रहती है, कितना करप्शन होता है उसमें। तो जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो वहाँ एक समस्या तो रहती है। इस केस को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप इसको फुल प्रूफ बनाएं, ख़ासतौर पर तब जब आपके पास एक मॉडल है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है, कितना स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है। उस पूरे प्रोसेस में सर अगर आप गए हों तो कहीं बाकी सारी चीज़ें कैश वैश इस तरह की चीज़ वहाँ है ही नहीं। यहाँ तक कि वहाँ के पुजारियों को आप जो दान देते हैं वो तक नहीं दे सकते, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं पुजारियों को वो तक नहीं दे सकते और वो लेंगे भी नहीं। दूसरी तरफ तिरुपति वहां भी देखिए कितना लोग सोने की ईंट चढ़ा देते हैं, क्या से क्या रहता है। हाँ। और इन सब चीज़ों की एक वैज्ञानिक व्यवस्था फुल प्रूफ सिस्टम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बनाई गई है। यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता था? जाहिर तौर पे उस कंडीशन में अगर आप देखें तो सीधे सीधे जिम्मेदारी ट्रस्ट की हुई कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट सिस्टम लाकर उसको फुल प्रूफ बना सकते थे, आपने वो नहीं बनाया। जब अखिलेश यादव ने जो बात सार्वजनिक कही सौरभ, उसके पहले अगर आप देखें तो ट्रस्ट में इस बात को लेके चर्चा होने लगी थी और समझा जा सकता है ये
इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से किसी का इंटरेस्ट उस रूप में पूरा नहीं हुआ। इस बात को लेकर उसने शिकायत की और बताया ये गया कि तकरीबन जब ये बात सार्वजनिक हुई है उसके एक सप्ताह पहले जैसे कोई बड़ी धनराशि किसी ने डोनेट किया, टोटल सम जब देखा गया तो वो जो धनराशि थी उससे कम ही था। तो वहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग में लोग दिखे। तरीका ये होता था कि वहाँ पर जाके जितने पैसे डोनेट लोग कर रहे हैं वो डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद एक हॉल में बैंक के लोग भी आते थे, एक प्राइवेट एजेंसी भी थी काउंटिंग को लेकर, और ये मंदिर के ट्रस्ट वाले लोग ये सब मिलकर काउंटिंग करते थे और उसके बाद वो बैंक में पैसा जमा कराने के लिए लेकर जाया जाता था। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वहाँ पर, उससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 1 लाख की गड्डी बनाई जानी है, तो 1 लाख की गड्डी बनाई जा रही है लेकिन उसमें अमाउंट डाले जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए। अच्छा। और बनाई गड्डी आपने 1 लाख की, वाउचर बनाया आपने 1 लाख का, तो वहाँ से जैसे वो पैसा बाहर निकला तो 50,000 तो अनअकाउंटेड हो गया ना। तो एक गड्डी में अगर आप इतना मार रहे हो तो आप समझिए कितनी बड़ी धनराशि आप नहीं, वो मार मतलब सकते नोट की गड्डी ज्यादा रुपयों की बना रहे थे, हाँ। रिसिप्ट कम की बना रहे रिसिप्ट थे कम की और बाहर जाके वो कैश निकाल लिया जा रहा था। बाहर वही गड्डी लेके बाहर निकले, फिर बाहर वो पैसा आपने निकाल लिया, हम्म। तो दिखाया कम। तो ये बड़ा आसानी के साथ हुआ। तो ये तो जैसे फिर ही वहाँ कई लोगों की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, कई लोगों की संलिप्तता थी और उसी में से कोई एक असंतुष्ट हुआ होगा जिसने इस बात को बताया। उसके बाद हमें बताया गया कि चंपत राय वहाँ पहुँचे और FIR कराई जाएगी, ये वो जो भी अपनी उन्होंने बात कहा उनको ऐसा। कहनी थी उन्होंने उस समय ये कहा था इस बात को। चंपा राय जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। हाँ, उसके बाद फिर एक थॉट ये भी आ रहा था कि ठीक है कि पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन क्यों ना पुलिस अपना एक्शन में ले, बहुत लाइमलाइट में इसको ना लेकर आया जाए, क्योंकि बाकी श्रद्धालु दुखी होंगे और लाजमी तौर पे बहुत दुखी होंगे। हर हिंदू उसमें बहुत ज़्यादा दुखी होगा। लेकिन फिर वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें छुपती नहीं, वो सामने आनी थी, वो सामने आई। और उसके बाद आप देख रहे हैं, आप ट्रस्ट की लापरवाही सौरभ यहाँ पर ये देखें। अच्छा, इसमें क्या है कि ये तो आपको सिर्फ कैश का मामला दिख रहा है, वहाँ 10 लगभग चेस्ट हैं, उसमें बहुमूल्य धातु हैं, वो भी लोग डोनेशन करते हैं। उसके अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है। तीसरी चीज़ कि मंदिर बनवाने को लेकर जो समर्पण धनराशि दी गई थी, उसको बोलते हैं कि मंदिर बनवाने के नाम पर, क्या उसकी अकाउंटिंग ठीक तरीके से है या वहाँ भी ये सब गड़बड़ झाला है। जैसे ट्रस्ट के जो बड़े लोग हैं उनको ये बात वहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए थी, और कि कैसे आपके कर्मचारी जिनकी सैलरी कितनी होगी, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह की सैलरी होगी, और उनके लाइफ स्टाइल में अचानक से इतनी बढ़ोतरी, इतनी यही बात की जा रही है। इन लोगों ने संपत्तियां बना ली, जमीनें खरीद ली, वही मंदिर से ही जुड़े लोगों ने। हाँ। और वही किसी की नजर में क्यों नहीं आया। हाँ, अब जैसे बताया गया कि चंपत राय के कोई ड्राइवर है और उसकी संपत्ति में इतना बड़ा इजाफा हो रहा है, वही काउंटिंग भी करा रहा है और वाउचर भी वही साइन कर रहा है। रिकॉर्ड आ गई बात वहाँ ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, ओके। खूब ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा है, और ट्रस्ट में कोई भी इस बात को खारिज नहीं कर रहा है। एक यादव हैं, वो उनका नाम आ रहा है, 2 इसके अलावा नाम आ रहे हैं जिनसे रिकवरी कराई गई है। एक संकल्प मिश्रा, रिकवरी भी हो गई है, रिकवरी भी अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी करा ली गई है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। सोचिए 2 करोड़ की अगर रिकवरी हो चुकी है तो ये चोरी कितनी की होगी, अभी तो इसी का अंदाजा कुछ नहीं। और ये कोई एक दिन की चोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम नेक्सस बना हुआ है ना, एक तो सिस्टम बना हुआ है। एक दिन की चोरी हो जाना अलग चीज होती है, नेक्सस से इस तरह के पैसे निकालना और ट्रस्ट के बड़े लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कोई अनुमान कि कितने की हेर फेर उस हुई है? फिगर का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इस बार के ट्रिप में ही कहा जा रहा है कि वो धनराशि 7 करोड़ भी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये अमाउंट कैसे पता चलेगा कि कब से ये चला आ रहा था, कितने दिनों से चला आ रहा था। कितनी अजीब, मतलब ना समझ में आने वाली बात है। जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने वैष्णो देवी का उदाहरण दिया या तिरुपति का उदाहरण दिया। एक जगह पर बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, दूसरी जगह पर रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन कभी हमने ऐसी घटनाएं होती हुई वहाँ पर कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, इल्ज़ाम भी नहीं सुना कभी कि ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा हो। हर जगह CCTV है, बैंक के कर्मचारी उसमें शामिल हैं। अच्छा, आप नोट गिनने की या दान को रखने की या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी बहुत विश्वस्त आदमी को देंगे ना। वो कोई भी आदमी तो नहीं वो काम कर सकता है। बिल्कुल, और उसमें कई लोग होने चाहिए थे, और अगर बहुत विश्वस्त जो ट्रस्ट के लोगों की नज़र में था, अगर वही गड़बड़ झाला करने लगे तो ये समझिए कि ये सिस्टम कितना बड़ा फ्लॉड था। और ख़ास तौर पर तब जब दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है। इससे पहले सौरभ देखें आप, उस लिहाज से स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक है कि पहले भी आपको ध्यान होगा कि ऐसी रिपोर्ट आएगी किस प्रकार से लोगों ने ज़मीन
को लेकर ले लिया, पहले भी आई उसमें ट्रस्ट के व्यक्तियों का भी नाम आने शुरू हो गया तो इतनी सारी चीज़ें अगर पहले आ गई थी उसके बावजूद ये तो आपने तब से उसमें चल रहा सतर्कता नहीं है बरती। जब मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा था। हाँ, और तब भी आपने उसमें सतर्कता नहीं बरती, तब भी आपने ये नहीं देखा कि हाँ कितनी सख्ती की जरूरत है। इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी भी रडार में है क्या? हाँ, मतलब नाम तो आ ही रहा है ना कि खासतौर पे तब सौरभ, जैसे ऐसे समझिए कि अगर जिम्मेदारी आपकी, आपके हिस्से में सब कुछ दिया गया है और उसके नीचे इतनी सारी गड़बड़ी हो रही है तो जिम्मेदार कौन होगा? और सरकार का रुख इस पर कैसा लग जैसे रहा है? अनिल मिश्रा के नाम की बात कर लें, चंपत राय की बात कर लें, इस तरह के नाम को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बड़े लोग हैं वहाँ के, डे टू डे में इन्हीं लोगों की Accountability तो उन्हीं की है। अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की है कि भाई आपके नीचे सिस्टम में कैसे ऐसे हो रहा था और आप होने दे रहे थे, या तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या आप इसके काबिल नहीं थे कि इसको चेक कर सके। ये दो चीज़ हो सकती है ना, दो चीज़ या तीन चीज़ आप मान लें, तो एटलीस्ट दो तो समझ में आ रहा है कि दो ये हो सकता है कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, दूसरा आपकी ये काबिलियत नहीं थी कि आप इतना सोच सकें कि अगर इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर आ रहा है कौन कौन कैसे कैसे कर सकता है। एक बाकायदा एक सीआईडी की टीम, लोकल सीआईडी की टीम है वो, कि जो लोग इसमें जुड़े हों उनके पीछे आदमी लगा दिया जाता है पहले से ही, कभी फाइनेंस का मामला हो तो ये जनरल सेक्ट प्रैक्टिस है। अब तो बात चलने लगी है कि पूरी ट्रस्ट रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब इतनी बड़ी समस्या के बाद अगर ये सब चीज़ें ना हो, अब जब ये बात बहुत बड़ी, एक्शन तब बहुत ज़्यादा समझ में आया कि जाहिर तौर पे जब दिल्ली ये बात आई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये बात पता चली, वहाँ रिपोर्ट मांगी। आपने देखा होगा कि नृपेंद्र मिश्रा जी जो कि भवन निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, वो आनंद फानन में भाग के वहाँ पे अयोध्या गए, सारा डिटेल उन्होंने लिया। समझा जा सकता है कि यहाँ पे आके उन्होंने बताया होगा। दूसरी तरफ संघ में चाहे मोहन भागवत की बात करें, उनको ये जानकारी हुई तो उनके लिए भी एक बड़ा सदमा था। फिर भैया जी जोशी उसमें बहुत एक्टिव हुए, उनकी मीटिंग हुई, तो आप समझ सकते हैं कि शीर्ष स्तर पर इस मामले को देखा गया और ये लाजमी सी बात है। जांच को लेकर निर्देश क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा था। पूरी सख्ती की जाए? बहुत सख्ती की, मतलब जो सख्ती आप जितनी बाहर देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं उससे ज़्यादा सख्ती अंदर खाने ये है कि ऐसा कैसे और किस तरीके से ये हो गया, अब इसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाना है। और अच्छी चीज़ सौरभ ये रहेगी कि कम से कम चाहे कोई भी हो इसमें, चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर श्रद्धालुओं को एक लगेगा कि चलो नहीं, बिल्कुल दो ही बातें कि में लिक्विड था तो हमने चेक कर लिया। एक तो अकाउंटेबिलिटी तय हो, चोर जो थे वो पकड़े जाएं, और ये सब पब्लिक व्यू में हो, और दूसरा आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे लोगों को ये आश्वासन हो कि अब आइंदा से ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजें पब्लिक को कन्वे की जाएं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। ऑपरेशन लोटस के अंदर की पूरी कहानी, ये टीएमसी के बागी सांसद जो हैं, ये आखिर अलग गुट की मांग करने की बजाय, बीजेपी में मिलने की बजाय, या पार्टी क्लेम करने की बजाय, जैसे शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने किया, अजीत पवार ने एनसीपी में किया, वो सब करने की बजाय इन्होंने एक बिल्कुल नामालूम सी रीजनल पार्टी भी नहीं है अभी वो अनरजिस्टर्ड, उसका मैं आपको पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ, वो भी बड़ा मजेदार है। मतलब कि वो मान्यता प्राप्त नहीं है, रजिस्टर्ड है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं, क्योंकि उसको उतने वोट ही नहीं मिले आज तक। आज उसको 1198 वोट जिस पार्टी को मिले उसके आज 20 सांसद हो गए अचानक। तो ये पार्टी कहाँ कब ढूंढी गई, क्यों ये रास्ता चुना गया, ये देवेंद्र से हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं सीधे टीएमसी ने कहा कि इन सांसदों ने कहा विधायकों के साथ मिलकर कि हम ही पार्टी हैं। इसमें जैसे भूपेंद्र यादव जी के घर पर जो बैठक हुई थी सौरभ, उस बैठक में कुछ सांसदों को तो ये बात पता थी कि ये होने जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे भी सांसद थे जिनको उसी समय इस बात की जानकारी हुई कि अच्छा ऐसा होने जा रहा है। पहले उनको ये लग रहा था कि हम टीएमसी, रियल टीएमसी हम हैं, इस तरह का क्लेम करेंगे। उसके पीछे वजह ये थी कि इसको किसी लीगल इश्यूज़ के तौर पर ना फंसा दिया जाए, उससे बचने के रास्ते के तौर पर इसका आसानी से इस्तेमाल किया गया कि एक अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो उस रजिस्टर्ड पार्टी में टीएमसी के जो सांसद हैं उसका जो 2/3 है वो आंकड़ा उनके साथ सीधे सीधे अपने आप को मर्ज कर ले, जो कि इस बात की इजाज़त उनको कानून देता है कि वो अपना अलग कोई दल नहीं बना सकते थे। या तो वो ये बताएं कि रियल टीएमसी हम ही हैं, या फिर आपको किसी के साथ मर्ज करना है। तो उन्होंने रियल टीएमसी हम ही हैं जैसे ही होता तो वो तो कानूनी पछड़ में फंसता वो मामला, उससे बचने के लिहाज से इस काम को किया गया है। और मई में एक तरह से अगर आप देखें तो इसका स्क्रिप्ट लगभग तय हो गया था। ये पार्टी तभी ढूंढ ली गई थी। हाँ, 4 मई के बाद नतीजे आने के बाद, क्योंकि सांसदों का असंतोष ये लोगों के सामने पहले आया होगा। बंगाल के जो बीजेपी के जो बड़े लोग हैं या टीएमसी के जो नेता हैं, उनको ये पता था कि टीएमसी वालों को कि हम लोग एकदम ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठे हैं, अगर हार हुई तो हमारी पार्टी भरभरा के गिरेगी। क्योंकि एक दूसरे से जब वो बात करते थे तो असंतोष ज़्यादातर जगह नज़र आता था।
तो उन असंतुष्ट सांसदों से पहले भी मैं कहते रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट में भी बात होती थी तो कई सांसद उस समय नाराजगी दिखाते थे। बहुत वोकल तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सपोर्टर बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर ये इस पीड़ा को दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी का करिश्मा, पार्टी उन्हीं के सहारे चल रही है, वहाँ पर उनकी सरकार, तो वो कुछ कह नहीं सकते। जैसे हार हुआ वो सारी भावनाएं बाहर आ गई। अब ये तो जो लोग मिलने गए स्पीकर से, अगर आप केवल वही नाम देख लें तो ही आपको बहुत हैरानी होगी कि हमें बैठने की अलग जगह दी जाए, हम इस पार्टी में मर्ज कर रहे हैं और हम अब एनडीए का समर्थन करेंगे। यही 3 बात कही गई स्पीकर से मिलके। और वो स्पीकर से मिलने वालों में जो लोग थे उसमें यूसुफ पठान भी हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल से शायनी घोष भी गई हैं मिलने, मुलाकात करने के लिए। मतलब जो आप जो सोच नहीं सकते भाई, ये काम बाकी और 2-3 लोग भी जाके कर सकते थे, लेकिन इसमें वो नाम खास तौर पर रखे गए जिससे ये मैसेज चला जाए कि ये भी यहाँ है। हाँ बिल्कुल, और वो उनको भी अपना शो अप स्ट्रेंथ तो दिखाना ही था ना, वो जो पिक्चर कहते हैं कि परफेक्ट पिक्चर नज़र आए। और इतना लंबा वक्त लगा सौरभ, तो उसके पीछे वजह यही थी कि इन सारे पहलुओं पर बहुत विस्तार से काम कर लिया गया था। भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते रहे। मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने फर्म को छोड़ा। तो इन सारे पहलुओं पे बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद इस काम को किया गया। और बीजेपी की मंशा सौरभ सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आए, जिससे महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन बिल को पास कराया जा सके। महिला आरक्षण बिल के लिए 2/3 जरूरी है, इसीलिए अभी इसमें कोई मतलब पार्टी, अगर ये पार्टी क्लेम करने के लिए जाते तो लीगल चैलेंज आ सकता था। लीगल चैलेंज आता, उसमें मामला फंसता न जाने। हो सकता है मानसून सेशन में ही सरकार को अगर लगे कि हाँ नंबर्स हमारे उतने हो गए तो उसमें वो बिल लेकर आना चाहती है, तो क्यों फिर इस तरह के काम करना। और बीजेपी खुद में बीजेपी में ज्वाइन नहीं करा सकती थी क्योंकि पॉलिटिकली उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता। जैसे शायनी घोष की ही बात कर लें, शायनी घोष को तो बंगाल में विलेन के तौर पर बीजेपी समर्थकों ने देखा। अब उनको बीजेपी में अगर ज्वाइन करा लीजिए तो वो समस्या होती। इन नेताओं का चैनल सौरभ बहुत आसानी से इस लिहाज से बना था, एक तो भूपेंद्र यादव लंबे समय तक चुनाव प्रभारी बंगाल में रहे तो संपर्क हो ही गया था, माध्यम सारे खुल ही गए थे उनके। वो इस तरह के नेता हैं भी कि बहुत लोगों से मिलते हैं, तो उनके संपर्क ऑलरेडी बहुत जल्दी बनते हैं। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ही आए हुए हैं, तो अधिकांश नेताओं के साथ उनका पर्सनल रेपो है। जैसे सुदीप बंदोपाध्याय से अगर शुभेंदु अधिकारी को बात करनी हो तो उसके लिए उनको किसी माध्यम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। काकोली घोष दस्तीदार से बात करनी हो तो उनके लिए किसी माध्यम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 1 फ़ोन कॉल अवे वो लोग हैं। तो बहुत आसानी के साथ ये काम, क्योंकि ये बहुत असंतुष्ट थे ये सांसद। दूसरा, इनको अपना ये देखना था कि बंगाल की सरकार अब वो है तो तमाम स्कीम्स हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट, जिसके सहारे हम जनता में जा सकें, वो वजह, केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा। और चौथी चीज़ की जनता के भीतर आक्रोश उनको नज़र आ गया है। टीएमसी के लोग चाहे कुछ भी कहें, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन या महुआ मोइत्रा, लेकिन अंदर खाने वो जानते हैं कि जनता के भीतर आक्रोश कितना ज़्यादा है। जितना दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा है। तो अपने क्षेत्र में जब ये जाएंगे तो इनके ऊपर टमाटर नहीं पड़ेंगे। अभी पिछले दिनों जो इंतज़ार हुआ, क्योंकि ये चर्चाएं तो हम लोग अब लगभग 15 दिन से तो सुन ही रहे हैं नामों के साथ, इसमें जैसे सुदीप बंदोपाध्याय, इनका आना कुछ लोगों को सरप्राइजिंग भी लगा। बहुत सीनियर आदमी है, ममता जी के साथ बहुत दशकों से हैं, तो ऐसे मतलब वेट इन्हीं एक आध 2 लोगों का हो रहा था। हाँ, सुदीप बंदोपाध्याय के केस में अगर देखें तो वो एक लंबा वक्त लग रहा था कि क्या वो इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे टीएमसी के सांसदों में असंतोष था, असमंजस था, लेकिन सब के सब वो इस रूप में नहीं थे कि सारे ही सारे तुरंत जंप कर जाएं कि पता चला कि पब्लिकली आप एक्सपोज हो गए और बाद में वो काम हुआ नहीं तो फिर आप कहीं करेंगे। हाँ, तो उस लिहाज से जो भूपेंद्र यादव जी के घर पे पहली बैठक हुई थी और कैमरे के सामने हुई थी, दिन दहाड़े हुई थी, वरना वो गुपचुप तरीके से हो सकता था। वो बैठक करने के पीछे मकसद ही यही था कि जो सांसद अभी भ्रम में हैं, असंतोष में हैं, उनको एक मैसेज मिल जाए कि ये काम तो हो रहा है, अगर हम हिचक रहे हैं अभी तो हम पीछे छूट जाएंगे, तो बेहतर है कि आप जम कर जाएं। उसे हौसला मिलता है कि अच्छा ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सब जा ही रहे हैं और ये हो ही रहा है और इन्होंने तो पब्लिकली फेस दिखा दिया अपना। हाँ, तो अब जीरो रिस्क है, तो इस काम को कर लिया जाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि टीएमसी के तब सांसदों ने, डेरेक ओब्रायन और उन लोगों ने, अभिषेक बनर्जी या महुआ मोइत्रा, इन लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि 10-12 से अधिक नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर ये नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए। जितने असमंजस में थे इन लोगों ने हाँ कहना शुरू किया, 20 पर आ गए। तब उसके बाद उन लोगों ने कहना शुरू किया कि अब इनको बीजेपी में मर्ज करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए बीजेपी अपना एम्बेरसमेंट नहीं कराना चाह रही थी, इस काम को किया गया। इनमें से कुछ सांसद, संभव है कि अगले चुनाव में जो उस कंस्टिट्यूंसी में अगर आप अच्छा करेंगे
हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट भी हो जाएं, लेकिन इस तरह की कोई बातचीत अभी की नहीं गई है। आगे जाके इनमें से कुछ को बीजेपी ले सकती है। कुछ को चुनाव लड़ा सकती है 2029 में, अगर उनका कंडक्ट 3 साल में ऐसा लगा उनको कि हाँ जीता हुआ एक ग्रे candidate है। एरिया लेकिन रह गया है कि अब तो ये लोग टेक्निकली टीएमसी के रह ही नहीं गए, बिल्कुल नहीं है। अब और तो ये एनसीपीआई के हो गए हैं। हाँ, हाँ। तो आगे जाकर के अगर किसी को, अगर ये जो अब जैसे विधायक है वहाँ पर 64 विधायक हैं जो एंटी कैंप में हैं, वो अगर पार्टी क्लेम करना चाहें तो उस पर दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विधायक और सांसदों को आप जोड़कर मत देखिए। जैसे सांसदों के केस में अगर आप देखिए तो सुदीप बंदोपाध्याय ने जो कहा कि उन्होंने अभी यहाँ तो कहा कि आगे ये तात्कालिक फर्स्ट स्टेप तर्क क्या है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप कोई सेकंड नहीं स्टेप में होगा। हम लोग पार्टी क्लेम करेंगे, बोला हाँ, उन्होंने। तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप एक अलग पार्टी के साथ में आप मर्ज कर गए। विधायकों के लिहाज से उनकी तो अपन अलग है, 2/3 उनका नंबर्स, तो और हम असली टीएमसी यही हैं, संगठन के लोग सब आएंगे, वो सारी चीजें अलग टीएमसी होंगी। से अब इनका कोई लेना देना ही नहीं रह गया। इस रुपये नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिएगा अगर उन विधायकों का टीएमसी हो जाए, ठीक, तो पता चला कि ये जो अभी एनसीपीआई इनके है 2/3 वहां चले जाएंगे, ये वहाँ मर्ज कर ले फिर सारे के सारे। तो अब ये खेल चलता रहेगा। हाँ, वो चलता रहेगा, लेकिन उसमें बीजेपी का अपना जो एजेंडा है कि महिला आरक्षण बिल हमें पास कराना है, उस लिहाज से ये चीज़ मददगार हो उनको ये 20 लोग केवल उसी एक काम के लिए चाहिए और फिर इनका जो हो वो हो। सिर्फ और सिर्फ बस। ओके। और इसमें जैसे कहा जा रहा है ना कि वहाँ पे बंगाल बीजेपी यूनिट भी इस बात को लेकर सतर्क है कि हमारे वोटर्स, हमारे लोगों के बीच में ये गलत मैसेज ना चला जाए कि बीजेपी का टीएमसी करण हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी वो समस्या और फायदा ज़्यादा बड़ा, जो बड़ा टारगेट है, बड़ा गोल है, वो अचीव होता एक नजर बार आ रहा है। महिला आरक्षण बिल अगर पास हो गया, पास होने का मतलब ये कि 29 का इलेक्शन जो है फिर वो 815 सीटों और महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन के साथ होगा, तो वो तो फिर बहुत बड़ा चीज बन बिल्कुल, जाएगी उसके ना। बाद ये सब उसके बातें सामने ये किसको चीज़ याद छोटी रह लगेगी। जाएगी। हाँ, शिवसेना में भी चल रहा है, वहाँ लोग ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं। अच्छा, एक आपको मजेदार बात बताता हूँ। जैसे देवेंद्र ने भी कहा कि क्यों वो पिक्चर जो थी भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के विधायकों की, सांसदों की, जिनमें चेहरे सबके दिख रहे थे, वो दिन में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मीटिंग चल ही रही थी अभी, वहाँ से लोग निकले भी नहीं थे और उसकी तस्वीर रिलीज कर दी गई, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दुनिया को पता चले कि ये काम हो रहा है और बाकी टीएमसी सांसदों को भी पता चले, उनको हौसला है। तो शिवसेना में भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि शिवसेना यूबीटी में उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसद हैं। बात चल रही थी कि 7 उसमें से बीजेपी के टच में है, या रिवर्स कह लें बीजेपी उनके टच में है, या शिंदे जी उनके टच में है। तो उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम चल रहा था कि ये भी बात कर रहे हैं शिंदे जी से, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन टाइगर अगर चल रहा है तो आपको हवा भी लगती? अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो आपको पता लगने देती बीजेपी? बिल्कुल नहीं पता लगने देती। तो मैं यही कह के बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आप बताइए। नहीं, वहाँ से भी नंबर्स लाने की कोशिश तो सौरभ हो ही रही है, और जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे के कई सारे सांसदों के साथ संपर्क रहे हैं, और ये इशू इतना बड़ा है कि वो सांसद भी इसको सीधे सीधे खारिज करना नहीं चाहेंगे। लेकिन क्योंकि नंबर्स अभी वहाँ पर 2/3 नहीं हुआ है, तो इस लिहाज से आप देख रहे हैं। और उसी बात को भांपते हुए उद्धव ठाकरे जी या उनके पार्टी के नेता चाहे इस बात को जितना भी खारिज करें, अचानक ये जो बैठक उन्होंने बुलाई थी कल, उस बैठक बुलाने का मकसद ही वही था, अन्यथा अभी क्या जरूरत थी बैठक बुलाने की। ऐसा भी हो सकता है क्या कि मतलब ये डर हो, या इस मुद्दे की इमोशनल अपील जो लोगों में जा रही है महिला आरक्षण की, इसको देखते हुए लोग अपना विरोध छोड़ के समर्थन ही कर दें इस इशू का? उसमें ये रहेगा सौरभ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप किसी आधार पर विरोध करें, सिवाय ये कि ये बीजेपी लेकर आ रही है। अगर आप बीजेपी हाँ, विरोध और हम इस बीजेपी के विरोध में। हाँ, पॉलिटिकली उनके लिए इसमें क्या दिक्कत है? और पॉलिटिकली ये दिखना कि हम महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट में हैं, जिन दलों ने ये बताया और बड़े सीना ठोक के कह रहे थे कि पिछली बार हमने सरकार को गिरा दिया, उन दलों की क्या स्थिति रही चुनाव में? बंगाल में आप हार रहे हो, तमिलनाडु में हार रहे हो, क्या ये सिर्फ संयोग ही हो रहा है? और अब जब डीएमके ही खुद साथ दे देगी, हाँ, जिससे तो सबसे उस ज्यादा नंबर्स विरोध में ये कॉज क्योंकि ऐसा है जिसपे पॉलिटिकली आपको कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, उस लिहाज से सांसदों के लिए स्विच करना उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। Okay. लेकिन महाराष्ट्र में हैपनिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, नंबर्स अभी नहीं हुए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो इनको ये मान ले टूट और होती ये है जो अगर दिख रहा है ना सौरभ की इस मीटिंग में वो सब आ गए, ऑनलाइन जुड़ जाना, ये सारी चीज़ें 4 लोग फिजिकली आए, 5 लोग ऑनलाइन आए, आए, और ये सारी चीज़ें तो तब तक होती ही रहेंगी ना जब तक ये ना दिखे कि हाँ ये स्विच होना है। जैसे सायोनिक घोष के बारे में पहले किसी ने पूछा जाता तो बता दी गया कि हम जा रहे हैं। सायोनिक घोष ने तो क्या क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वही तो ये तो जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद वो चीज़ें सामने आती हैं। और ये टूट अगर होती है तो ये सांसद फिर जाएंगे शिंदे जी की सेना में। हाँ, ओके। अब वहाँ भी आप देखिए कि महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार, माहौल दिख रहा है बीजेपी का, तो उन सांसदों को भी नजर आएगा ना कि हमारा भविष्य कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है। शरद पवार की पार्टी में भी कुछ चल रहा है क्या?
रिच आउट, बातचीत, ये सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पर, लेकिन उसमें इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं आ रही हैं। लेकिन सपोर्ट सीख सपोर्ट किया सिस्टम जाए। के लिए, हाँ, ओके, कोशिश यही है कि लोगों को कि किसी तरीके से सपोर्ट हमें चाहिए, इस बिल को पास कराना है। और सुप्रिया शुक्ला को ये समझाया जाएगा कि भाई आप खुद महिला हैं, महिलाओं के लिए बिल आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। जो पिछली बार जो रिजर्वेशन थे, जो समस्याएं थी, जो आपत्तियां उठाई गई थी, उनमें से हम नए बिल में उन सबका सुधार कर लेकर आ रहे हैं, फिर आप क्यों मना कर रही हैं। ये सारी कवायद चलेगी क्योंकि गवर्नमेंट के टॉप एजेंडा में और ये ये है। सब देखिए, आप सबसे ज्यादा डैमेजिंग ये किसके लिए है? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए है, जिसके लीडर वो बनना चाहते हैं। अब कांग्रेस तो नेता तो खुल के कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप अब सारी पार्टियों को स्वीकार कर लेनी चाहिए और उनको पीएम फेस प्रोजेक्ट करके ही हमको अगले लोकसभा चुनाव में जाना चाहिए। अगर ऐसे में ये सारी पार्टियां जो हैं अपना स्टैंड अगर रिविजिट करने लगे, या कुछ लोग जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी समर्थन ही कर दे, मान लीजिए शरद पवार भी इधर आ जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, कुछ लोग इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दें, जैसे कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद हो सकता है अखिलेश यादव भी उस रूप में अब विरोध ना करें, हो सकता है वो एब्सटेन कर जाएं उनके कुछ लोग, मतलब ये माना जाएगा ना फिर कि भी उन्होंने भी रोक अपने लोगों को करने दिया। नहीं, वो तो सर खुद बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं करेंगे कि हम किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी के संपर्क में दिखें, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल लड़ना है उनको। लेकिन उनके सांसदों के सामने ये बाध्यता नहीं रहेगी। हो सकता है कि उस दिन गैर हाजिर हों, कुछ की तबीयत खराब हो जाए, कुछ ये हो जाए, वो होमवर्क तो निश्चित तौर पर फ्लोर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो तो बीजेपी करेगी ही करेगी। बट अब इसमें नंबर्स, बस कुछ वक्त का ही इंतजार है, ये सिर्फ वक्त का इंतजार है, बाकी चीज़ें बिल्कुल उसी दिशा में जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी के भी कई सारे सांसद ऐसे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं के अगर ये फ़ोन चले जाएं कि भाई आप इस काम को करें, इसमें क्या दिक्कत है आपको, तो वो ज़रूर ये चाहेंगे कि चलिए। तो ये तो खैर एक अभी काम जारी वाली बात है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंच चुके हैं और सांकेतिक रूप से व्हाइट हाउस की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकाल करके बताया गया कि पीस अग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड। उसके बाद ईरान की तरफ से अभी कोई बस सीनियर लेवल पर इसकी ना पुष्टि हुई है ना खंडन हुई है, लेकिन यह है कि हाँ ये हो गया है। कोई 14 पॉइंट भी तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन चूंकि इसकी साइनिंग अभी फ्राइडे के लिए निश्चित की गई है स्विट्जरलैंड में, तो इसीलिए तब तक ये अब इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, या इसराइल जैसा देश जो है वो अगर फिर से हिजबुल्लाह पर लेबनान में हमले करने लगेगा तो ईरान फिर रिटेलिएट कर सकता है। तो अभी सब लोग दम साधे हुए देख रहे हैं कि भाई ये 4 दिन बड़ी शांति से गुजरने चाहिए और फिर साइन एक बार हो जाए तो फिर बात पक्की मानी जाएगी। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, G7 की मीटिंग में उनकी मुलाकात ट्रंप से भी होगी। ये सारी डेवलपमेंट इसी बीच हो रही हैं और साइनिंग से पहले ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो इससे हम जो हैं वो क्या उम्मीद करें और भारत सरकार क्या मान रही है? अभी समझौता हो गया तो ये जो नुकसान है पिछले 3-4 महीनों का, इसको रिवर्स होने में, चीज़ें बहाल होने में जैसा तंत्र पहले था, कितना वक्त लग जाएगा? समझौते को भी सौरभ अगर कहें कि सिस्टम फिंगर क्रॉस्ड के साथ ही देख रहा है, क्योंकि ईरान के इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का भी आप स्टेटमेंट देख लें कि हिजबुल्लाह को लेके जो उन्होंने कहा। फिर दूसरी तरफ ईरान से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे रीजन की शांति के लिहाज से ये सीज फायर किया गया है, प्लस 2 महीने का टाइम रखा जा रहा है। 1900 सिग्नेचर, सबसे जटिल मुद्दे तो अभी बात होगी 2 महीने, वो सब सारी चीज़ें होंगी और उसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं कि ईरान हमारे ऊपर जितने आर्थिक प्रतिबंध है उसको लागू किया जाए और शांति के लिए यूरेनियम का हम जितना इस्तेमाल करते हैं वो रखा जाए, करने दिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका एकदम यूरेनियम का को लेके उस पर उसको जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है। अभी ट्रंप ने ये तो कहा ही है ना। एक चीज़ उसमें और देखिए सौरभ कि ईरान के हिसाब से और देखिए कि उनको अभी एक डाउट ये भी है कि जिस प्रकार से 2015 में हमने आपसे एक समझौता किया और आप एग्जिट कर गए, इस बार की क्या गारंटी है? तो ये सारी चीज़ें 2 महीना बाद होंगी, लेकिन एटलीस्ट इतना सुखद संकेत ज़रूर है कि अभी के लिए अगर सहमत हो गए हो नहीं वो ये भी कह रहे हैं कि साइनिंग के तुरंत बाद, वो उन्होंने तो कहा था अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा साइनिंग के बाद, शुक्रवार के बाद इमीडिएटली स्टेट ऑफ ब्लॉकेड, अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा लेगा, मतलब अपनी शिप्स हटा लेगा वहाँ से, और ईरान जो है वो होने देगा, शिप्स को पास होने देगा। तो मैं वो आपसे पूछ रहा था कि अगर ये शुक्रवार को भी मान लीजिए हो जाए तो भी स्थिति बहाल होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं, उसमें तो एक तो सौरभ थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि जो डैमेज किए गए हैं बहुत सारे रिफाइनरीज को वहाँ पर, वो इतना जल्दी ऑब्वियसली उसमें नहीं होते। उसमें रिपेयर में कई में तो ऐसे हैं कि 7 साल बाद 2 साल लग जाएगा। तो उस लिहाज से वो एक शॉर्टेज तो रहेगा, लेकिन बावजूद उसके बहुत स्मूथ स्थिति आ जाएगी भारत के लिहाज। हाँ, भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाएगा। आज भी मैंने बात की सौरभ, जो ऑयल कंपनी के PSU के जो टॉप लोग हैं, जो लगातार
दिन रात उनके नींद उड़ी हुई थी। तो उनको मैंने जब बात की तो मैंने ये कहा कि बहुत बधाई और ठहाका मार के हंसे कि सोचिए जिस लड़ाई से हमारा लेना ना देना और उसके लिए हमें बधाई दिया जा रहा है, क्योंकि क्या हालत इन दोनों ने कर रखी थी। आज भी शायद एक एलपीजी का टैंकर वहाँ से निकला है भारत के लिए। तो लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि मतलब रिलीफ तो आ गया, लेकिन पूरी तरीके से नॉर्मलाइज होने में कुछ महीने लग सकते हैं। रिलीफ की खबर आ गई। हाँ, ये भी कहीं कि रिलीफ की खबर कन्वर्ट आ गई हो फिर आ गया उसमें थोड़ा लेकिन time लोग ये लगेगा। जानना चाहते हैं तेल के दाम कम होंगे क्या? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। अभी तो जो स्थिति है सौरभ, निश्चित तौर पे अभी थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। जो इतना बड़ा डैमेज, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं वो तुरंत नहीं होगा, उसमें एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि तेल कंपनियों ने बहुत घाटा सहा है, बहुत घाटा उठाया है पीएसयू ने। और जब पीएसयू हम लोग कहते हैं तो पीएसयू का हेल्थ ख़राब है तो समझिए कि देश के लोगों का हेल्थ ख़राब है एक तरह से। तो फिर लोगों की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है वो, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें तुरंत वो चीज़ें नहीं होने जा रही। मोदी जी से ट्रम्प से मोदी जी की मुलाकात होने जा रही है। मेरे ख्याल पिछले साल फरवरी में मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब हो रही लगभग है। 15 महीने हो गए होंगे। हाँ, 1.25 साल के बाद दोनों की मुलाकात हो रही है। और इस बीच भारत ने अवॉइड की है ये मीटिंग, ये भी कहना सही होगा। वो तो वहीं बुला रहे थे, अब कनाडा बुला रहे थे, वॉशिंगटन बुला रहे थे जब मुनीर को लंच कराया था उन्होंने, तो प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था। तो उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ। मतलब ट्रंप ने हम पर सैंक्शंस भी लगाए भारत के ऊपर, तमाम चीज़ें हुई। टैरिफ हम पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ था। पेनल्टी उस काम की जो अमेरिका ने हमसे करवाया, तेल खरीदो रूस का, उसी के लिए हम पर पेनल्टी भी लगा दी। और बार बार वो माई फ्रेंड भी करते रहे। इस मुलाकात से क्या एक्सपेक्टेड है और क्या ये थोड़ी ऑकवर्ड होने वाली है मुलाकात? देखिए 17 जून को जब ये मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे पब्लिक अपीयरेंस में बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं होगी, ठीक। और डोनाल्ड ट्रंप को आप लगातार स्टेटमेंट थ्रू आउट देखें कि इतने समय में जब भारत के खिलाफ उन्होंने कई सारी चीज़ें कही या फैसले लिए, तब भी पीएम मोदी को लेकर उन्होंने एक लाइन नहीं कहा। हर बार वो इस बात को मेंशन करना नहीं भूलते थे कि माय ग्रेट फ्रेंड पीएम मोदी, मेरे अच्छे दोस्त हैं पीएम मोदी। तो वो गर्मजोशी वो तो एकदम से नज़र आएगी, खासतौर पर तब जब आप ट्रेड डील साइन करने के मुहाने पर हो, हालांकि अभी नहीं हुआ है, ठीक। तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पे वो बातचीत वैसे होगी। पीएम के हिसाब से अगर आप देखें तो पीएम भी ऐसी मीटिंग में को बहुत गर्मजोशी के साथ ही वो हैंडल करेंगे, लेकिन भारत का जो स्टैंड है और भारत की जो चिंताएं हैं और भारत के जो इश्यूज़ हैं वो उसी रूप में उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। जैसे ओमान में जिस प्रकार से शिप पे अटैक हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किन शब्दों में वहाँ कम्युनिकेट किया। जैसे बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि मार्को रूबियो ने ये कहा, ठीक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा? उन्होंने भी तो उसी रूप में सख्त संदेश दिया। उसके पहले जो टॉप उनके ऑफिसर यहाँ बुलाए गए थे, तलब किया गया था, जो उसमें बहुत कठोर शब्दों में ये बताया गया कि एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं है। सरकार में इसको लेके क्या रुख है? उनको लगता है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में अपना एतराज़ जता चुके हैं, जितना करना था हम कर चुके हैं। हो सकता है गवर्नमेंट को ऐसा लगता हो। मैं जो लोगों से बात कर रहा हूँ इसको लेके बहुत नाराज़गी है कि एक तो आपने हमारे 3 लोगों की हत्या की सीधे सीधे, एक अनआर्म्ड शिप पर, एक मर्चेंट वेसल के ऊपर आपने मिसाइल से अटैक किया है। 3 लोगों की मौत हो गई उसके अंदर, और उसके बाद आप रिग्रेट भी नहीं शो करते। आप उल्टा ये जो स्टेटमेंट रूबियो की तरफ से जारी किया गया उसमें कहा गया कि ब्लॉकेड का उल्लंघन नहीं सहा जाएगा। हमने अपनी बात कही, लेकिन उन्होंने तो पब्लिक स्टेटमेंट में जो उनकी तरफ से पब्लिक किया गया उसमें तो कोई रिग्रेट शो नहीं किया गया। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जब पीएम के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे तय मानिए कि ये बहुत कठोर शब्दों में इधर से कम्युनिकेट होना ही होना है। आपने ये जो कहा ना कि सरकार ने मान लिया कि हमने कर दिया, बिल्कुल नहीं कर दिया। टॉप लेवल पर जब मुलाकात होगी वहाँ भी इस बात को कहा जाएगा कि ये चीज़ तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, पब्लिक किया जाएगा, बताया भी जाएगा कि हमने निश्चित तौर पे वो बात सामने आएगी। और अनएक्सेप्टेबल इसी तरह का टर्म रहेगा। उन लोगों की तरफ से देखें जो यूएस वर्जन ने जो बताया विदेश मंत्री को या हमारे लोगों को, विदेश मंत्रालय के लोगों को, उसमें ये कहा गया कि बार बार चेतावनी दी जा रही थी, बार बार वार्निंग की जा रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। हमारी जो अपनी व्यवस्था है उसके हिसाब से हमने एक्शन लिया। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे ये एकदम से शिपिंग कंपनी ने साफ इनकार किया है कि कोई वार्निंग भी नहीं दी गई, बल्कि कंपनी तो जिसकी वो जो शिप ऑपरेट करती है उसने कहा है कि अमेरिका या अमेरिकी नेवी हमें प्रूफ दे कि आपने वार्निंग दी थी शिप को। और ये सिर्फ आप घटना हो जाने के बाद वो अपना एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कॉमर्शियल शिप पे मिसाइल से मारना, ईरान के किसी उस तरह की चीज़ों पे आप अटैक करें, समझ में आ रहा है। कॉमर्शियल शिप में आप मिसाइल अटैक कर रहे हो, उसमें लोग ना वो ईरान का तेल ले जा रहा है ना कुछ कर रहा है, तब भी तो मतलब इसमें अभी आप मानते हैं कि भी शीर्षस्थ स्तर से इस मीटिंग के दौरान निश्चित तौर पर उस मीटिंग में ये एजेंडा जो हमें सोर्सेज से बात समझ में आ रही है वो उठना ही उठना है। ट्रेड डील पर एक फाइनल बात आपसे, ट्रेड डील, क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे थे कि ट्रेड डील जब फाइनल हो जाएगी तभी शायद मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात होगी, लेकिन अभी क्या हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं? लगभग फाइनल स्टेज पे,
ओके। परसेंटेज के हिसाब से आप समझिए तो 98%, 99% तक भी आप जा सकते हैं। थोड़ी से इश्यूज बाकी रह गए हैं जो कि कभी भी अगले महीने 2 महीने जितने जल्दी हो जाए उस रूप में हो सकता है। बाकी जो ब्रॉडर इश्यूज थे वो सेटल होते नजर आ रहे हैं। ये मीटिंग क्या हेल्प करेगी उसको और तेजी से फाइनल करने में? हाँ, निश्चित तौर पर उसमें भारत का अपना जो कंसर्न है, भारत वो उनको कम्युनिकेट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमें, ठीक है, हम इस पे चाह रहे हैं इंश्योरेंस, उसके बाद हमें साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देवेंद्र से आज भारत की पॉलिटिक्स से लेकर के भारत में हुई घटनाएं और फिर अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस सब पर बात हुई। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर। आज इतना ही।